हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से आप सबका वार्म वेलकम है मेरी क्लास में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, आप सब लोग आई होप सो मुझे जानते होंगे जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पार्ट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जिसपे मैंने यहाँ तक आइडेंटिफिकेशन समझाई है थ्रू फंक्शनल मेथड कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हमने इनको पहचानना है। आज इनसे इसके आगे हम कवर करेंगे कि फंक्शनल मेथड से बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से पहचानना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा पार्ट 1 का। ठीक है, तो ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले प्लीज़ जो पुराना वाला इसका पार्ट 1 है उसको देख लीजिएगा। आज हम शुरू करेंगे, ये चीज़ें मैंने अच्छे से आपको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करी हैं। अब आ जाते हैं एडवर्ब पे कि एडवर्ब की पहचान कैसे करते हैं हम किसी भी सेंटेंस में या किसी भी पैराग्राफ में। ठीक है जी, एडवर्ब क्या होता है बच्चे? ऐसा वर्ड जो मॉडिफाई करे किसको? वर्ब को, है ना। हिंदी में बोलते हैं ना हम क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता है ना। तो एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? मैंने लिखा है, देखो, मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एक तो ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, दूसरा ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और तीसरा ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है ना। यही पढ़ते थे हम, जो क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन ये क्रिया की ही नहीं, एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। मतलब वर्ब की नहीं, एडजेक्टिव की भी क्वालिटी डिसक्वालिटी बताएगा और एडवर्ब की भी बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे कि सेंटेंस में एडवर्ब क्या है। वर्ब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से। कोई भी एक्शन वर्ड या स्टेट ऑफ बीइंग मेरे पास वर्ब था। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, शी इज स्पीकिंग। शी इज स्पीकिंग, देखो यहाँ पे वो बोल रही है, वर्ब है मेरे पास। अगर मैं बोल दूं शी इज स्पीकिंग स्लोली, शी इज स्पीकिंग स्लोली, अब वो कैसे बोल रही है? देखो, ये जो बोलना था ना, इसको मॉडिफाई कर दिया एक शब्द ने कि वो अच्छा बोल रही है, बुरा बोल रही है, ऊंचा बोल रही है या धीमा बोल रही है ना जी। तो बेसिकली ये जो वर्ड था बच्चे, ये किसके लिए आया? स्पीकिंग के लिए आया। इस वर्ड ने इसी को मॉडिफाई किया। शी इज स्लोली तो मैं कभी बोल ही नहीं सकती। मतलब इस तरह के जो वर्ड हैं वो हमेशा सेंटेंस में वर्ब के लिए आते हैं, है ना। इसने बताया कि वो कैसे बोल रही है, इस बोलने का मैनर बताया। एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एडवर्ब, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्ब्स होती हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, है ना। एडवर्ब ऑफ मैनर LY सफिक्स के साथ एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लोली वर्ड क्या है जी? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये विशेषता बताई इसने वर्ब की कि वो कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, एडवर्ब ने यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई किया। अगर मैं कहूँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाली बात, मैंने यहाँ पे लिखा शी इज ब्यूटिफुल। ठीक है, शी इज ब्यूटिफुल। अब ये जो ब्यूटिफुल वर्ड है बच्चे, अभी इसके आगे मैं आपको बताऊंगी एडजेक्टिव्स होते हैं ये, है ना। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताते हैं। इट मीन्स यहाँ पे शी प्रोनाउन है। हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं कि प्रोनाउन की पहचान क्या होती है और सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। यहाँ पे ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये किसके लिए आया है? शी के लिए आया है। ठीक है, वो क्या है? सुंदर है। लेकिन इस सुंदर वर्ड को और थोड़ी एम्फेसाइज करने के लिए कि वो सुंदर है, वो ना बहुत सुंदर है यार, ऐसे बोलते हैं ना हम, वो बहुत सुंदर है। एक तो बोल दिया कि यार वो सुंदर है, वो बहुत सुंदर है ना। तो इस सुंदर वर्ड को, ब्यूटीफुल वर्ड को मॉडिफाई करने के लिए मैंने एक एडवर्ब का यूज किया। वो क्या है? वेरी। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर ये मेरे पास एक लाइन है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं शी क्या है? प्रोनाउन है। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इज क्या है? यहाँ पे वर्ब है ना। एक्शन वर्ड ना करके यहाँ पे क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो बी की फॉर्म्स किसका काम करती हैं? मेन वर्ब का। अब ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल के लिए ही वेरी आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वेरी वर्ड क्या है? एडवर्ब है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है जी? ब्यूटीफुल वर्ड को, जो कि मेरे पास क्या है? एडजेक्टिव है। तो आपको समझ में आया कि एडवर्ब ने यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड को मॉडिफाई किया, है ना। तीसरा, एडवर्ब किसको मॉडिफाई करते हैं? एडवर्ब्स को ही मॉडिफाई करते हैं। तो अगर मैं यही वाला सेंटेंस ले लूँ, शी इज स्पीकिंग स्लोली, है ना,
कि वो बात कर रही है, कैसे बात कर रही है जी, धीरे बात कर रही है। स्लोली ने वर्ब को मॉडिफाई कर दिया, लेकिन इस वर्ड को भी तो कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर सकता है। मैं बोलूँ वो धीरे बात कर रही है और वो बहुत धीरे बात कर रही है ना। शी इज स्पीकिंग वेरी स्लोली। अब आप मुझे बताएं ये जो वेरी वर्ड है ये किसके लिए आया? क्या ये वेरी वर्ड स्पीकिंग के लिए आया? शी इज स्पीकिंग वेरी। क्या ये वेरी वर्ड इज के लिए आया? शी इज वेरी। क्या ये स्पीकिंग वर्ड शी के लिए आया? शी वेरी। नहीं जी, शी इज स्पीकिंग वेरी स्लोली। वो बात कर रही है कैसे? धीरे बात कर रही है। मतलब शी इज स्पीकिंग वेरी होता तो ये करेक्ट होता, अगर ये वेरी इसके लिए आया होता। वो बहुत बोल रही है, ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब जो है ना ये किसके लिए आया है? यहाँ पे एडवर्ब के लिए ही आया है। ठीक है, ये वाला एडवर्ब के लिए ही आया है। शी इज स्पीकिंग वेरी मैं नहीं बोल सकती हूँ। समझ में आई आपको ये बात? तो ये जो वेरी है यहाँ पे ये फिर से किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। स्लोली भी एडवर्ब का काम कर रहा है। और ये वाला एडवर्ब किसके लिए आया है? स्पीकिंग वाले वर्ब के लिए। और ये वाला एडवर्ब किसके लिए आया है? इस वाले एडवर्ब के लिए। तो एडवर्ब वर्ड ने एडवर्ब को ही मॉडिफाई किया। ठीक है, तो आपको पहचान हुई कि सेंटेंस में एडवर्ब्स को कैसे पहचानना है। ऐसे शब्द जो वर्ब को मॉडिफाई कर दें, मतलब जो भी एक्शन है ना, उसको मॉडिफाई कर दें। ठीक है, वो क्या होते हैं? मेरे पास एडवर्ब्स होते हैं। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? अब देखो, अच्छा उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, एडवर्ब को याद कैसे रखना है कि हमने किस किस को मॉडिफाई करते हैं। देखो इसी के अंदर है सारी चीजें। ठीक है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एक। दूसरा एडजेक्टिव को यहां से देख लेना है ना। और तीसरा एडवर्ब को, ये खुद को ही मॉडिफाई करता है। तीनों शब्द इसी में इंक्लूड हो गए हमारे। बात आ जाती है एडजेक्टिव की। ठीक है जी, एडजेक्टिव कौन से शब्द होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताएंगे नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है जी, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं। नेमिंग वर्ड्स और ऐसे वर्ड जो नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं वो प्रोनाउन है। तो उनकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी जो भी शब्द बताएंगे वो सारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल, ऑनेस्ट, गुड, बिग, स्मॉल, है ना। इस तरह के सारे वर्ड क्या होते हैं? बैड, इंटेलिजेंट, है ना। ये सारे वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और हमेशा ये किसकी क्वालिटी या डिसक्वालिटी बताएंगे? या तो नाउन की या प्रोनाउन की। ठीक है, इसके अलावा ये किसी की भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना जी। दिस गर्ल इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। और किसके लिए आया है? गर्ल के लिए, जो कि मेरे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, ये वर्ड किसके लिए आया है? गर्ल के लिए, है ना। अब यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट वर्ड किसके लिए आया? शी के लिए, जो क्या है? प्रोनाउन है। तो मुझे क्या समझ में आया कि एडजेक्टिव्स किसको क्वालिफाई करते हैं बच्चे? मॉडिफाई किसको करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। ठीक है, ठीक है। लाइक मैं बोलूँ दिस हाउस इज वेरी बिग, है ना, या मैं बोल दूँ दिस पेन इज वेरी स्मॉल, है ना। तो वो क्या बता रहा है? पेन की क्वालिटी या डिसक्वालिटी, वो बड़ा है या छोटा है, इस तरह से। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। और एडजेक्टिव्स को इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम कंपेयर करते हैं तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कंपेयर करते हैं, जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे आगे चल के, है ना जी। जैसे वर्ब की मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, 5 फॉर्म्स होती हैं जो हमें टाइम बताती हैं कि एक्शन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। उसी तरह किसी की भी क्वालिटी या डिसक्वालिटी को टाइम में ना बता के मैं कंपैरिजन में बताती हूँ, है ना। कंपैरिजन में कैसे? लाइक देखो ऐसे लिखते हैं ना, गुड, बेटर,
बेस्ट। अब इसके यूजेस आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ये गुड, बेटर, बेस्ट है क्या? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी है, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में मैंने इनको क्या कर दिया है? डिफरेंशिएट कर दिया है। गुड पॉजिटिव डिग्री के लिए आता है एक पर्सन के लिए, बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है जब मैं दो पर्सन्स के बीच का कंपैरिजन करूंगी, और बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री जो है वो आपके पास मोर देन टू पर्सन या ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए आती है ना। लाइक बोलूं ही इज अ गुड प्लेयर, एक पर्सन की क्वालिटी की बात हो रही है, ही प्रोनाउन बताया कि वो क्या है, या रोहन इज अ गुड प्लेयर, रोहन क्या है? एक अच्छा प्लेयर है। अगर मुझे बेटर का यूज करना है, रोहन इज बेटर प्लेयर देन हिज फ्रेंड। समझ में आया? दो लोग थे, रोहन और फ्रेंड, तो बेटर का यूज किया। बेस्ट कब? रोहन इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। दो से ज्यादा थे, देखो ग्रुप था, टीम थी, तो मैंने किसका यूज किया? बेस्ट का। ठीक है, तो ये थे आपके एडजेक्टिव्स जो हमेशा ही नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे या फिर डिसक्वालिटी बताएंगे जी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेपोजिशन। ठीक है, क्या होते हैं प्रेपोजिशन? हम स्कूल में पढ़ते थे कि प्री पोजिशन मतलब पोजीशन और प्री, किसी भी पोजीशन से पहले प्री, पहले आना इज प्री पोजीशन। किसके पहले आना? नाउन या प्रोनाउन के, है ना। तो प्रेपोजिशन कौन से वर्ड्स होते हैं? अगर मुझे डिक्टेट करके बताना है तो प्रेपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में कब आते हैं? जब वो नाउन या प्रोनाउन के साथ आके नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ बनाते हैं। ठीक है, कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन, है ना, एंड मेक रिलेशन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। समझ में आया क्या होता है प्रेपोजिशन? ठीक है, ये देखो ये लिखा है मैंने, शोज रिलेशनशिप। अभी हम ओवरव्यू लिख रहे हैं तो मुझे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमें पहचान करनी सीखनी है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन सीखनी है ना। तो फर्स्ट मेथड अभी मैं बता रही हूँ आपको कौन कौन से वर्ड प्रेपोजिशन की कैटेगरी के अंडर आते हैं। इन, एट, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम, अप, डाउन, अबव, बिलो। इस तरह के सारे वर्ड्स किसके अंडर आते हैं? प्रेपोजिशन के अंडर आते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आके क्या बनाते हैं? रिलेशन बताते हैं बाकी शब्दों के साथ नाउन या प्रोनाउन का। ठीक है जी, लाइक मैं बोलूं शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे ये अंडर वर्ड क्या है? प्रेपोजिशन है। वो कहाँ पे बैठी है? पेड़ की छाया में। देखो जी किसके पहले आ रहा है? ट्री क्या है मेरे पास? नाउन है, नाउन के पहले आ रहा है। ये क्या है मेरे पास? प्रेपोजिशन है। समझ में आई? क्या है ये मेरे पास? प्रेपोजिशन है। और मुझे ये ट्री कैसे पता चला नाउन है? देखो सीधी सी बात है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जब आर्टिकल किसी भी वर्ड के पहले आ जाए, ए एंड द, वो हमेशा ही क्या होता है? नाउन। और नाउन के पहले ये अंडर वर्ड आ रहा है और इन बाकी शब्दों के साथ इसका रिलेशन बता रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशन। ठीक है, या फिर मैं लिख दूं, देखो शी इज सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री, है ना, इन द शेड ऑफ ट्री। अब फिर से यहाँ पे ये इन क्या है बच्चे? प्रेपोजिशन है। मुझे कैसे पता चला? नाउन या प्रोनाउन के पहले आया है। अब प्रोनाउन तो मुझे यहाँ कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन ये देखो ये नाउन है, ये ऑफ प्रेपोजिशन है। यहाँ पे किसके लिए आया है? ट्री के लिए। इन प्रेपोजिशन है, किसके लिए आया? शेड के लिए, है ना। और मैंने कैसे पहचाना? ऑब्जेक्ट के बाद कैसे पहचाना मैंने? कि देखो यहाँ पे द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। और इसी नाउन के लिए यहाँ पे क्या आया है? इन प्रेपोजिशन आया है। एक और चीज प्रेपोजिशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही सेंटेंस में क्या आते हैं? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, आप सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली ऑब्जेक्ट बच्चे सेंटेंस का कभी भी नहीं होता है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपको ऑब्जेक्ट भी करवाऊंगी किसी दिन क्लास में कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे वाकई में ही इंग्लिश ग्रामर आता है। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन होते हैं जब जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन आएगी, इस तरह के सारे वर्ड्स, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का।
मैंने आपको बताया है नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करते हैं या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। अब इन प्रेपोजिशन के बाद क्या आया, शेड। इट मीन्स कि ये जो शेड वर्ड है यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे पता चला, प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो भी नाउन आएगी वो इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये ट्री भी ऑब्जेक्ट है किसका, ऑफ प्रेपोजिशन का। समझ में आ रही है मेरी बात। एक सेंटेंस में बिल्कुल दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सब्जेक्ट एक है वर्ब एक है तो दो सब्जेक्ट कैसे हो गए, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितनी बार प्रेपोजिशन आएंगे उतनी बार उनके ऑब्जेक्ट्स भी आएंगे, बाद में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट एक है तो वर्ब एक होगी, सब्जेक्ट दो है तो वर्ब दो होगी, सब्जेक्ट तीन है तो वर्ब तीन होगी। इसलिए तो मैंने आपको बोला था कि सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब। बाकी चीज़ें वेरी कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। सब्जेक्ट होगा तो वर्ब होगी, वर्ब होगा तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब प्लूरल होगी, सब्जेक्ट एक होगा वर्ब एक होगी, है ना। लेकिन बाकी चीज़ें वेरी करेंगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, प्रेपोजिशन एक मेन चीज़ बहुत ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आते हैं। और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में दो ही वर्ड होते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। जैसे सब्जेक्ट दो ही वर्ड होते हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। आई होप आपको प्रेपोजिशन अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से हम पहचानेंगे, है ना। बेसिकली ये जो मेन हमें एग्जाम में दिक्कत आती है पहचानने में, यहाँ तक की चीज़ों में प्रेपोजिशन हम फिर भी समझ जाते हैं पढ़ के, इन, एट, ऑन हमें बेसिक आइडिया होता है, इतना आइडिया होता है, हमें स्कूल या कॉलेजेस लेवल में पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, कंजक्शन की भी पहचान हो जाती है, इंटरजेक्शन की भी। मेन दिक्कत हमें इन चीज़ों को आती है पहचानने में। तो फटाफट से अब नेक्स्ट कवर करते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन शब्द को देखते ही, वर्ड को देखते ही आपको समझ में आ रहा होगा कंजक्शन वर्ड कहाँ से आया है, टू कंजक्ट। और टू कंजक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू ज्वाइन। ठीक है, तो कंजक्शन भी क्या कर रहा होगा यहाँ पे, कंजक्शन का काम क्या होता है, बेसिकली कौन से वर्ड्स कंजक्शन के अंडर आते हैं, एंड, बट, बिकॉज, सो, एज, है ना। इस तरह के सारे शब्द क्या होते हैं आपके पास, कंजक्शन होते हैं। ठीक है, कंजक्शन का काम क्या होता है, सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ के क्या करना, एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, उस टाइम पे हम कंजक्शन का यूज़ करते हैं। जब आपके पास सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन चल रहे हैं सेंटेंस में और बाकी चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको कंबाइन कर देते हैं। देखते हैं कैसे। लाइक मैंने लिखा, शी इज़ अ डांसर, एक मैंने लिखा शी इज़ अ सिंगर। ठीक है जी, अब मैंने देखा कि ये चीज़ें कॉमन है, सिर्फ यहीं पे डिफरेंस है। तो क्या मैं इन दो सेंटेंसेस को कंजक्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। शी इज़ अ डांसर एंड सिंगर, शी इज़ अ डांसर एंड सिंगर। ठीक है, वो क्या है, डांसर है और सिंगर है। अब यहाँ पे ये डांसर और सिंगर जो है, ये इसको जोड़ के मैंने क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। और कंजक्शन का क्या यूज किया, एंड। ठीक है, अब जब मुझे ये डिफरेंस जो है ना टॉपिक में जाके मैं पढ़ाऊंगी कि एंड कब यूज होता है, बट कब यूज होता है, बिकॉज कब यूज होता है, सारी कंजक्शंस को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब करूंगी जब हम कंजक्शन टॉपिक पढ़ेंगे। बेसिकली अभी मुझे सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कंजक्शन क्या करता है, कंजक्ट करता है दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को और क्या बना देता है, एक सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम चीज़ें बेसिकली यहाँ से आपको देखने को मिलेंगी, अगर मिलेंगी कहीं तो किस फॉर्म में मिलेंगी। जैसे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, है ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, वहाँ पे बेसिकली इसका यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आया इनडायरेक्टली तो वहाँ से आ जाता है, ऐसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आता है कि इंटरजेक्शन पहचानो या इस तरह से। ठीक है,
प्लस टू लेवल के पेपर्स में मे भी आ जाए, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं इंटरजेक्शन से बहुत ही कम क्वेश्चन बनता है। लेकिन फिर भी एज अ पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ कि इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, ठीक है। ये देखो मैंने लिखा है टू शो एक्सप्रेशंस, है ना, ठीक है। तो जब भी हम एक्सप्रेशंस को शो करते हैं तो हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। किस तरह के सेंटेंसेस में बच्चे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो किसके साथ फिनिश होते हैं? सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। आइए देखते हैं कैसे। लाइक मैंने लिखा अलास he met with an accident, ठीक है। क्या हुआ? उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो अलास वर्ड लिखा मैंने यहां पे, ये वर्ड क्या है बच्चे? इंटरजेक्शन है। क्यों है? क्योंकि इस वर्ड ने क्या बताया मुझे? एक्सप्रेशन बताई। और कौन सी एक्सप्रेशन बताई? ये जो अलास वर्ड है ये क्या बताता है? सैडनेस या फिर सोरो, है ना, या फिर ग्रीफ, मतलब दुख, ठीक है। तो डिफरेंट जो इंटरजेक्शन है वो डिफरेंट क्या बताती हैं? एक्सप्रेशंस बताती हैं। जैसे कि अलास वर्ड ग्रीफ, सोरो, सैडनेस, ये चीजें बताता है। तो जब मैंने अलास लिखा, देखो इसके बाद सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है। जब भी मैंने अलास लिखा इसका मतलब है कि मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है ना जी, ठीक है। तो इंटरजेक्शन का क्या काम होता है? एक्सप्रेशन शो करता है ये सेंटेंस में या फीलिंग्स को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ what a beautiful girl, है ना, या वाओ what a scenery, इस तरह से। तो जब भी कोई चीज़ मुझे क्या लगती है? अच्छी लगती है ना, खुशी, हैप्पीनेस जब होती है तो हम क्या इंटरजेक्शन यूज़ कर देते हैं? वाओ, है ना। इसी तरह से इंटरजेक्शन हुर्रे होती है मेरे पास, ओ गॉड होती है ना। बहुत सारी इंटरजेक्शंस इस तरह से रहती हैं जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस बताती हैं, ठीक है। और किस में यूज होती हैं? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, टू शो सडन एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होता है, ठीक है। आई होप इतना करने के बाद एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा, जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पहचान लोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें से क्या है। इवन डिफेंस के एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 10 कभी कभी, कि आपको एक सेंटेंस गिवन है और एक पार्ट